हेलो लर्नर्स, वेलकम और edingo.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं CSI नेट मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रियल एनालिसिस। तो स्टूडेंट, मैं आपको आज क्या डिस्कस करने जा रहा हूं उसके बारे में हम बताते हैं। तो जैसे कि रियल एनालिसिस CSI नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि CSI नेट में रियल एनालिसिस का कितने मार्क्स का पेपर आता है। तो स्टूडेंट 60 to 70 मार्क्स का खाली रियल एनालिसिस आता है। तो हम इस जो सेशन में हम रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है, अगर हम टोटल पेपर देखते हैं तो टोटल पेपर जो मार्क्स आता है वो 200 मार्क्स का आता है, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है 200 मार्क्स का। और आपका पेपर तो ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो उसमें से 60-70 मार्क्स का टोटल रियल एनालिसिस आता है। और पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप नेट की बात करते हैं तो 95 to 100 मार्क्स चाहिए और अराउंड 105 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी में JRF के लिए। तो नेट के लिए 95 to 100 और 105 मार्क्स चाहिए JRF के लिए। तो स्टूडेंट, अगर आप रियल एनालिसिस को बहुत अच्छी तरह कर लें तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो मैं हूं आशीष कुमार कर, मैं आपको रियल एनालिसिस में आज पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल एनालिसिस में। हम सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप मेरे से सीक्वेंस और सीरीज पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सीक्वेंस और सीरीज का नहीं छोड़ेंगे CSI नेट मैथमेटिक्स में। चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, तो हम बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर के बीच में एक फंक्शन है। ये एन टर्म है। सीक्वेंस हम कहते हैं सीक्वेंस इज ए फंक्शन, तो सीक्वेंस फंक्शन नहीं है। सीक्वेंस की एन टर्म क्या होगी? एक फंक्शन होगी। फिर क्या करेंगे हम? Sn को हम डिनोट करेंगे सीक्वेंस से, इस टाइप के ब्रैकेट में। तो ये Sn क्या है? Sn है हमारे पास S1, S2, S3 एंड सो। अच्छा, हमने नेचुरल नंबर से फंक्शन क्यों लिया? क्योंकि हमें काउंटिंग लेनी थी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी। इस टाइप से हमें काउंटिंग लेनी थी, इसलिए हमने नेचुरल नंबर से सीक्वेंस को डिफाइन करा है। डन। चलो, तो अब हम बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल की सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं Sn विच इज इक्वल टू n। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, तो ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम स्टूडेंट बात करें कि सीक्वेंस तो ये है, सीक्वेंस की रेंज और डोमेन क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सो यू नो द फंक्शन। सो फंक्शन हैज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो अगर हम बात करें कि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन होता है रियल नंबर। रियल नंबर इज कोडोमेन एंड डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। सो डोमेन कोडोमेन आपको पता लग गया। तो रेंज क्या होती है सीक्वेंस की? सबसे पहली बात, रेंज क्या होती है? तो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, दिस इज ए सेट, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस Sn, this is the set of all distinct element। क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम ए सीक्वेंस। तो फिर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि सर ये बताइए कि सीक्वेंस में कितने एलिमेंट होते हैं। तो सीक्वेंस में आप देखेंगे, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में, सीक्वेंस इज फंक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। एंड हम ये कह सकते हैं कि ये सारे नंबर कितने हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं होते। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस में काउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, क्या किसी सीक्वेंस की रेंज सेट में, रेंज सेट कहते हैं रेंज ऑफ ए सीक्वेंस या रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, तो रेंज सेट में क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं? यस और नो? आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार सोचना, मुझे बताना। तो हम कह सकते हैं यस, कि किसी सीक्वेंस, अगर हम कोई एक सीक्वेंस लेते हैं Sn, एक सीक्वेंस लेते हैं Sn जो है -1 की पावर n-1। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होती है? n की वैल्यू होती है 1 टू इनफाइनाइट। सो दिस इज नथिंग बट, आप देखेंगे क्या आंसर आएगा? 1
-1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। तो आप देखिए इसका रेंज सेट क्या होगा, इस सीक्वेंस का रेंज सेट होगा दैट इज 1 एंड -1। तो कितने एलिमेंट हो गए, फाइनाइट। तो सीक्वेंस के रेंज सेट में फाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। डन। अच्छा, सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन। तो सीक्वेंस अगर कोई फंक्शन है, तो अगर हमारे पास दो सीक्वेंस है एसएन और टीएन, तो जैसे हम फंक्शन को ऐड करते हैं ऐसे सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है कि अगर हम दो सीक्वेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसकी करस्पॉन्डिंग nth टर्म को सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी सीक्वेंस में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट मतलब c इज ए रियल नंबर, तो ये सीक्वेंस में ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस बात से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दो सीक्वेंस की मल्टीप्लाई करते हैं एसएन और टीएन की, तो हम अगर डिफाइन करते हैं एसएन और टीएन क्या है, एसएन इंटू टीएन हम कहते हैं कि एसएन टीएन। इस टाइप से हम डिफाइन कर लेते हैं। इज इट क्लियर? डन। चलो, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। और अब हम बात करते हैं कि जो सीक्वेंस है, अब सीक्वेंस हमारे पास क्या एक सेट है, क्या सीक्वेंस एक सेट होती है, ये बताइए। सीक्वेंस इज ए सेट, यस और नो? देखो, सीक्वेंस एक सेट नहीं है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन। सीक्वेंस सेट नहीं है, और सेट होती जैसे हम कहते हैं ना सर, ये तो आपने इस टाइप से लिख दिया S1 S2 S3, ये तो आपके पास एक रियल नंबर्स हैं तो ये एक सेट हो गया। नहीं नहीं, ये सेट नहीं है। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होती हैं, सीक्वेंस में ये एलिमेंट रिपीट हो सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि सीक्वेंस में एलिमेंट रिपीट हो सकता है। तो सीक्वेंस इज नॉट ए सेट। ठीक है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय सबसीक्वेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सबसीक्वेंस? सबसीक्वेंस क्या चीज है? तो स्टूडेंट अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एसएन, हम डिफाइन करते हैं कि एक सबसीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं एसएन के। सो एसएन के इज ए सबसीक्वेंस if SNK are the element of SN, these are the element from SN, and NK is a increasing sequence। मेरी बात समझ में आ गई? NK is the increasing sequence। increasing sequence का मतलब क्या है कि SN1 SN2, तो N1 N2 is greater than N1 means अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हमने सीक्वेंस का लिया है, जैसे मैं एक सीक्वेंस लेता हूं Sn और मैं आपसे कहता हूं सीक्वेंस Sn इज n, और आप कहते हो सर ठीक है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस हो गई। अब मैं बनाता हूं Snk, और Snk को सब सीक्वेंस को मैं लिखता हूं पहली टर्म फर्स्ट 3 5 4 9 10 एंड दिस इज 8 एंड सो ऑन। सो दिस इज नॉट ए सब सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि 1 के बाद अगर यहाँ पर 3 आता है तो हम आगे पहुंच गए। आपने 3 ले लिया, 3 के बाद 5 ले लिया, 5 लेने के बाद आप यहाँ पर 4 पर नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। इसकी टर्म्स क्या होंगी? टर्म्स में जो सफिक्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एंड वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इंक्रीजिंग जो है दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि सबसीक्वेंस क्या होती है। दिस इज नॉट अ सबसीक्वेंस। डन। अब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस एक फंक्शन है, हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है। सीक्वेंस बाउंडेड का मतलब क्या होता है? ए सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ दिस इज अपर बाउंडेड एज वेल एज दिस इज लोअर बाउंडेड। अगर किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल जाते हैं तो हम कहते हैं सीक्वेंस बाउंडेड है। तो स्टूडेंट अपर बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं वो एक ऐसा हमारे पास के मिलेगा कि सारी टर्म्स उस के से छोटी होंगी, तो हम कह देंगे दिस इज के इज द अपर बाउंड। अच्छा, अगर किसी सीक्वेंस का अपर बाउंड मिल गया तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके और अपर बाउंड हो सकते हैं? यस, क्योंकि अगर एस एन के से छोटा है सारी टर्म्स, तो के से बड़ा कोई भी नंबर सारे अपर बाउंड होंगे एस एन के।
It means a sequence has a upper bound, then sequence has infinitely many upper bounds. Clear? In the same way, अगर मैं कहता हूं कोई हमारे पास L is a lower bound of a sequence, it means Sn is less than equal to Sn is greater than equal to L for all n belongs to n. तो Sn का जो लोअर बाउंड है सीक्वेंस का वो क्या होगा? L. अच्छा, L से छोटे सारे नंबर वो भी क्या होंगे? लोअर बाउंड. It means if a sequence has lower bound, then sequence has infinitely many lower bound. फिर बात आती है कि सीक्वेंस बाउंडेड है. अगर सीक्वेंस Sn is bounded, so we can say it implies there exist some k1 and k2. दो रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि Sn lies between k1 and k2. Yes or no? ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस. अब बात ये है कि अगर हम ये कहें कि सीक्वेंस इज बाउंडेड, बिकॉज हमारी बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है सीक्वेंस बाउंडेड है, तो Sn इज लेस देन इक्वल टू k. एक ऐसा k मिलेगा. तो बट क्या ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है? यस, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है. क्यों इक्विवेलेंट है? मैं आपको बता दूं कि Sn इज लेस देन इक्वल टू k. देखो, अगर Sn k2 से बड़ा है, Sn मैं आपसे कहता हूं कि Sn इज ए सीक्वेंस जिसकी जो है k1 और k2 के बीच में है, इट मींस दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस. तो स्टूडेंट, ये k2 और k1 में से अगर मैं कोई बात करूं कि अगर हम मैक्सिमम ऑफ k2 एंड k1 कुछ निकाल लें, दैट इज k, तो आप कह सकते हो कि ये सीक्वेंस अगर इन दोनों में जो बड़ा है, पहली बात तो इन दोनों में बड़ा क्या होगा? इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा? k2 ही होगा. तो k2 और इसमें इन दोनों के में बड़ा क्या है आपने निकाल लिया. ठीक है, मतलब इन दोनों की मॉडुलस वैल्यू में कौन सा बड़ा है आपने ले लिया. मॉडुलस लेंगे. क्यों लेंगे मॉडुलस? मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाई वी आर टेकिंग मॉडुलस. तो स्टूडेंट, हमने लिया कि ये आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये k और माइनस k के बीच में होगा. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. मैंने कहा कि Sn इज ए सीक्वेंस such that Sn lies between 3 and -1. तो आप बताइए कि 3 और -1, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा? 3. पर 3 और -1 का मॉडुलस मैं मान लेता हूं. चलो, दिस इज -5 ले लेते हैं, आपको बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी. तो मैंने कहा Sn lies between 3 and -5. तो आप देखिए, अगर हम k1 k2 लेते तो मैक्सिमम ऑफ k1 k2 क्या आता? मैक्सिमम ऑफ 3, -5, तो 3 आ जाता. आप कहते हैं कि Sn lies between 3 and -3. बट आपको तो पता है कि ये बात तो गलत है. क्यों? क्योंकि आप ये बताइए कि -5 पहले, -5 तो इधर आएगा, तो आपने कहा -5 से बड़ा है. ठीक है, और आपने कहा 3 के बीच में है इधर. आपने कहा यहाँ पर आप कह रहे हैं -3 तो इधर आएगा. तो ये आपने ये इंटरवल गलत ले दिया. मतलब अगर -5 से बड़ा है तो आप ये कह सकते हैं -5 से और छोटा एलिमेंट से बड़ा होगा. इट मींस अगर आप कहना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? -5 और 3 का मॉडुलस वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं इन दोनों का, तो वो आता 5. तो हम कह सकते थे कि जो Sn है, Sn कहां से कहां तक लाई करेगा? Sn लाइज करेगा 5 और -5 के बीच में. अगर वो -5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो 5 से भी छोटा होगा. इट मींस हमें एक ऐसा k मिल जाएगा जिससे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि देयर एग्जिस्ट k such that Sn lies between 5 and -5, या Sn lies between -k and k. Is it clear student? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे जो वीडियो जहां पर अपलोड है इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा. यस, चलो आप पहले मैं आपको एक इजी क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद देखेंगे. हमें बताइए एक ऐसी सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड है बट लोअर बाउंड नहीं है. अपर बाउंड है बट लोअर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं है. तो हम ले लिए n का लोअर बाउंड है क्या है? 1,
2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका लोअर बाउंड तो आपके मिल गया आपको 1 है, बट अपर बाउंड नहीं मिलता है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, कुछ हम ऐसे लें -n, तो क्या आएगा? -n में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताइए इसका इसका लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड बेसिकली ये इधर की तरफ जा रहा है, तो लोअर बाउंड तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड नहीं मिल रहा, बट आपको अपर बाउंड मिल गया। तो आपको क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? तो ऐसे ही हमें थोड़ा सोचना है कि एग्जाम में कि कैसे करेंगे। तो इसका लोअर बाउंड है बट अपर बाउंड नहीं है, इसका अपर बाउंड है बट इसका लोअर बाउंड नहीं है। क्या मुझे कोई आप ऐसे सीक्वेंस दे सकते हैं जिसका अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है? यस, हम दे सकते हैं। बड़ी फेमस सीक्वेंस है 1/n, और 1/n में अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। क्यों है आप देख लीजिए। अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस हम कहें कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मिलता है, और इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका अपर बाउंड तो 1 है और इसका लोअर बाउंड जो आएगा वो 0 आएगा। स्टूडेंट, इस तरह की आपको प्रॉब्लम सोचनी है, करनी है, ठीक है। और अगर आप इस तरह से समझ पाएंगे थ्योरी को, तो डेफिनेटली आप CSIR नेट में टॉप रैंक ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो। तो अब मैं आपको बताता हूं जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम जो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस SN। तो सीक्वेंस SN की अब हम बात करते हैं कि कन्वर्जेंसी का मीनिंग क्या होता है। एक सीक्वेंस SN ये कन्वर्जेंट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस SN इज कन्वर्जेंट? स्टूडेंट, SN इज कन्वर्जेंट, तो हम कहते हैं SN इज कन्वर्ज टू L। SN इज कन्वर्ज टू L। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ SN इज कन्वर्जेंट टू N? तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि SN इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एंड जो कन्वर्जेंसी की बात करते हैं हम L पर, L भी एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं SN कन्वर्ज टू L। इसकी जो डेफिनेशन है, जो पूरी दुनिया को पता है, जो हर बुक में लिखी हुई है, उसे मैं बेटर एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं बताता हूं वो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। हम लिखते हैं SN कन्वर्ज टू L इफ फॉर ए गिवन epsilon greater than 0 there exists some m belongs to n such that Sn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m। तो स्टूडेंट ये बात तो सबको पता है, सबने रट्टा मार रखा है कि ये सीक्वेंस है Sn और Sn कन्वर्ज करती है L पर। तो कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है? फॉर ए गिवन epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L is modulus is less than epsilon for all n greater than equal to m। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो सीक्वेंस का कंसेप्ट है, सो सीक्वेंस के कंसेप्ट में हमारे पास ये डेफिनेशन है। तो हम इस डेफिनेशन को समझते हैं आज इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस Sn कन्वर्ज टू L। सो हम ये बात कहते हैं कि Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दैट इज माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हम ये बात कह सकते हैं कि Sn लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा डीप में देखें, तो हम ये कह पाएंगे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी? अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ दें, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m का मतलब है आपने फर्स्ट m माइनस 1 टर्म्स को छोड़ दिया, है ना। n ग्रेटर देन m टर्म्स को छोड़ दिया। m टर्म्स को छोड़ने के बाद जो m प्लस 1 टर्म से आपने स्टार्ट करा, और सारी टर्म्स एक ओपन इंटरवल के अंदर आ गई। एक ओपन इंटरवल n माइनस एल माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में सारी टर्म्स आ गई। तो इट मीन सब कुछ यहाँ पर ये आ गया। अगर सारी टर्म्स इस इंटरवल के अंदर आ जाती हैं, तो आप कह सकते हो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अदरवाइज ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, हम कहते हैं 1/n 0 को कन्वर्ज करेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन, तो हम यहाँ बार बार कहते हैं ना फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो मतलब फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है आप मुझे एक एप्सिलॉन दो पॉजिटिव, मैं आपको एक ऐसा m दूंगा सच दैट ये ऐसा सेटिस्फाई होगा।
तो मतलब फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे दो, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं आपको एक पॉजिटिव नंबर दे दूंगा, फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस आपको एक नेचुरल नंबर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा एम मिलेगा सच दैट कि वो एक इंटरवल, एक फाइनाइट लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, इसकी जो लेंथ है वो है 2 एप्सिलॉन। अगर आप देखोगे एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन से माइनस एल प्लस एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो 2 एप्सिलॉन लेंथ है, तो 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में सारी टर्म्स लाइज करेंगी किसी सीक्वेंस की, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कुछ टर्म्स को छोड़। तो 1/n एक सीक्वेंस है, 1/n कन्वर्ट्स करती है 0 पे, तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हम कहते हैं कि चलो हम ये लेते हैं। ठीक है, तो ये लेते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू हम, तो हमने एप्सिलॉन दे दिया, हमें m चाहिए, तो 1/n का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर हम लेके चलते हैं तो हम देखो 1/n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, तो अगर n नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव तो होगा, तो 1/n लिख सकते हैं 1 मॉडुलस की जगह, तो इस टाइप से हमने लिख दिया। तो हम क्या लिखें, हम ये लिखते हैं कि n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब अगर n ग्रेटर देन m में n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन मिल गया, मतलब आप n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आपको मिल गया, आप यहाँ पे देखो, है ना। तो अगर आप एक ऐसा n ले लें, n मतलब हम m ले लें, मतलब सीधी सी बात है कि n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन ट्रू है। कौन सी कंडीशन स्टूडेंट, ये वाली देखो, ये कंडीशन ट्रू किसके लिए है, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन के लिए। मतलब अगर आप m ले लें, n ग्रेटर देन, मतलब n ग्रेटर देन m चाहिए हमें, तो n ग्रेटर देन मिल गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम n जो है इससे 1/एप्सिलॉन से बड़ा, अगर मैं m को कह दूं m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, तो हम मैं कह सकता हूं कि एस 1/n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो अगर मैं, मुझे मिल गया ना कि m कोई भी बड़ा ले लूं मैं एप्सिलॉन से, 1/एप्सिलॉन से बड़ा, ये सारी ये इसे सेटिस्फाई करेगा, इट मींस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और मैं आपको बता दूं एप्सिलॉन की वैल्यू 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मैंने आपसे कहा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू दो m की, कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाएगा m। इज इट क्लियर। तो इस टाइप से पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द बेसिक एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल आपके एग्जाम में नहीं आता है, ऐसा एग्जांपल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जांपल थोड़ा अभी और लेवल बढ़ा रहे हैं आराम आराम से, वैसे एग्जांपल आएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है Sn, जिसे हम कहते हैं कि कन्वर्स करती है किसी लिमिट L पर, और हम ये बात कहते हैं कि Sn जो है उस सीक्वेंस में सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं या फिर जीरो हैं, कुछ टर्म्स पॉजिटिव या जीरो हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो क्या मैं कह सकता हूं जो L है, L भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस और नो, ये बात ठीक है। अगर सीक्वेंस रियल नंबर की है, सारी टर्म्स पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो ये अगर जो लिमिट होती है सीक्वेंस की जहां पर कन्वर्ज करती है वो भी ये होगी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर मैं आपसे बात कहता हूं कि ऐसा कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है एल पर, और Sn जो है पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो क्या आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज L इज आल्सो ग्रेटर देन 0। एक मिनट आप वीडियो को पॉज करें और देखें, सोचें कि क्या ये बात ट्रू है। ये बात ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, अगर Sn अगर पॉजिटिव है सारी नंबर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1/n, सारे टर्म पॉजिटिव हैं बट इवन ये सीक्वेंस कन्वर्ट करती है 0 पर, तो ये कंडीशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। 0 पे तो कन्वर्ट कर सकती है अगर आप पॉजिटिव की सीक्वेंस लेते हैं जब भी। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि ऐसा होता है, कि ऐसी छोटी छोटी गलती आपकी आपकी जो एमएसक्यू जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा चॉइसेस होती है, वहां पर आप गलत कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक होती है जीरो सीक्वेंस, एक होती है नल सीक्वेंस। तो जीरो और नल सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, एक तो होती है जीरो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस वो सीक्वेंस जिसमें सारी टर्म जीरो है, तो आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं 0 0 0 0 एंड सो ऑन। और नल सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ट करती है।
So there is a difference. Null sequence, zero sequence is always null sequence, but null sequence is not a zero sequence. null sequence तो आपकी ये भी तो है 1/n, ये भी तो जीरो पे कन्वर्ट कर रही है। क्या ये सारी टर्म जीरो है? नहीं। 1/n² भी नल सीक्वेंस है, 1/n+1 भी जीरो नल सीक्वेंस है। तो मैं अगर एक क्वेश्चन पूछ लूं सिंपल सा रियल एनालिसिस का कि मेरे पास एक सेट है, सेट इस टाइप का है कि दिस सेट Sn is a sequence such that Sn is converged to 0, तो the cardinality of S, एक मिनट इसे पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए, मुझे बताइए कि कार्डिनलिटी क्या होगी इस सीक्वेंस, इस सेट की। देखो पहली बात है, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप सीक्वेंस लेते हैं Sn, तो Sn को अगर आप 1/n लेते हैं तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 पर, ठीक है। अगर आप n में कोई भी नंबर a ऐड कर दें, जो a एक रियल नंबर है, इज इट क्लियर? आप रियल नंबर कोई भी ऐड कर दें, क्या ये सीक्वेंस इवन आपकी कन्वर्ज करेगी? 0.01, 0.1, बहुत सारी सीक्वेंस बनेंगी, ये सारी सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज करती हैं, एक कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं अगर हम, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, एक हम ऐसे रियल नंबर लेंगे जिससे ये सीक्वेंस वेल डिफाइन बनेगी, ये फंक्शन वेल डिफाइन बनेगा। ऐसा नहीं है 1/0 बन जाएगा। जैसे आप a की वैल्यू अगर नेगेटिव ले लेते हैं, आप नेगेटिव ले लेते हैं तो आप कहोगे कि कभी कभी ये वेल डिफाइन नहीं बनेगा। तो मैं आपसे कह देता हूं कि a रियल नंबर ना लेके a आप r+ ले लो, r+ यूनियन 0, तो सारे पॉजिटिव, तो यहाँ से सब पॉजिटिव आएगा, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो आपके पास जो a की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? अनकाउंटेबल। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो होगा इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, बट कार्डिनलिटी होगी अनकाउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो दिस इज द कोर मैथमेटिक्स की आपको काउंटेबल थ्योरी और अनकाउंटेबल थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, और आने वाले सेशन में मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल थ्योरी के बारे में भी बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो मेरे वीडियो है, इस वीडियो को सही से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और जो भी आपके डाउट हैं आप वो डाउट मुझे आप बता सकते हैं कि सर हमारे ये डाउट हैं, उन डाउट्स को मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मेरी सारी वीडियो देखिए, 1 बाय 1 वीडियो देखिए, आपका गारंटेड सिलेक्शन होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बात समझ में आई होंगी, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन eduncle.com। और eduncle.com जो है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग है IIT जैम के लिए, CSI नेट एंड NTUC नेट। आप इसमें सारी कैटेगरी के आप जितने भी एग्जाम है उन सब के मटेरियल और आप सब कुछ सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम एडुंकल से आप पढ़ाई क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का PDF मटेरियल अवेलेबल है, और आपके पास डुअल लर्निंग मोड अवेलेबल है। जैसे आपके पास PDF भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी भी आपको अवेलेबल है। और बेनिफिट आपको है कि आप एडुंकल ऐप पर जाके, ये eduncle.com साइट है, एडुंकल ऐप पर जाके आप रजिस्टर करिए और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको बेनिफिट क्या होता है? आपको जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डाउट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपको फ्री वीडियो कंटेंट भी दूंगा इस एडुंकल ऐप के अंदर। और मैं आपको बता दूं हमारे पास 30+ प्रैक्टिस टेस्ट हैं, और जिसकी हेल्प से आप CSI नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। और हमारे पास कंसिस्टेंट सिलेक्शंस भी हैं 2016 से 2016 से अंडर 100 रैंक, तो हमारे पास टॉप 100 रैंकर्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, डाउनलोड eduncle.com ऐप एंड watch this video and qualify CSI net exam in first attempt under 100 rank. Thank you very much.